प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई और इत्तेहादियों की गिरफ्तारियां शुरू। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद भी सलाखों के पीछे कैद। गुजरात के चौधरियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज। आने वाले दिनों में मजीद कौन सी अहम गिरफ्तारियां होंगी, इमरान खान का अगला मंसूबा क्या होगा। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू मुस्लिम लीग जिया के सदर एजाजुल हक हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनके साथ करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम के मावनीन खुसूसी का फौज का प्रोटोकॉल्स का नाजायज इस्तेमाल। काबीना अरकान फट पड़े, गाड़ियों पर फ्यूल की मद में महाना लाखों उड़ा दिए। अवाम को बचत की तलकीन करने वाले वजीर आजम के अपने मावनीन ने उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए। दफातर टाइम के बाद बाजारों में मावनीन खुसूसी की गाड़ियां क्यों गश्त करती रहती हैं, काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अफसरान ने जेबें भरने के बाद जलजिला जदगान के फंड्स पर भी हाथ साफ कर लिए। वजारत खजाना और एरा के सीनियर अफसरान ने मिली भगत से लाखों रुपए की बंदर बांट कर ली। दस्तावेजात के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग जिया के सदर एजाजुल हक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, जो इस वक्त सियासी मामलात चल रहे हैं, हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां जोरों पर है। रात गए ये गिरफ्तारियां अमल में आती हैं। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हुकूमत मेरे ख्याल में इतना बुखलाहट का शिकार है कि उनको समझ नहीं आ रही कि फंस तो गए हैं वो। उनको एक लालच में कह लें, एक ख्वाहिश थी उनकी वजीर आजम बनने की। बड़े अरसे से वो कोशिश कर रहे थे। 90s से मुझे याद है कि उनकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से नवाज शरीफ साहब की जगह ये बन जाए, वजीर आजम बन जाए। चंद मरतबा तो बिल्कुल बात करीब तक आ गई थी, लेकिन इस मरतबा क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे तो इसलिए उनका दाव लग गया। तो दाव लगने के बाद गलती ये हुई उनसे कि उन्हें मालूम नहीं था कि हालात कितनी खराबी की तरफ जाएंगे, और दूसरा उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी हालात को ठीक करने के लिए। तो आज हम इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि आप यकीन करें, 35 साल मुझे हो गए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर। इतना मुझे खौफ, इतना मुझे डर, इतना मुझे बहैसियत पाकिस्तान, इतना डिप्रेशन आज तक जिंदगी में नहीं। और आज खास तौर पे शेख रशीद की गिरफ्तारी को देखने के बाद जो बयानात हुकूमती अरकान ने दिए हैं, और उस शख्स ने जो कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मुहाफिज है, जो कि और उनकी जो जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे इतना दुख हुआ ये देख कर कि मैं समझता हूँ कि अब ये मुल्क नहीं है बल्कि बनाना रिपब्लिक बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस शेख रशीद को क्या होगा? शेख रशीद मेरे साथ 2 मरतबा डयाला जेल में रहे हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं जेल में, वो कहते हैं मेरा ससुराल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है मेरा ख्याल है कि शेख रशीद को गिरफ्तार करके। पहले फवाद चौधरी साहब को किया था, फिर उनको छोड़ना पड़ गया। उससे पहले उन्होंने शहबाज गिल साहब को भी एक पकड़ा और छोड़ दिया। अब असल में जो मंसूबा है ना, वो क्लासरा साहब मुझसे अग्री करें या ना करें, ये मंसूबा ये है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान साहब को नाअहल करके और उन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया। ये सारे जो इकदाम हो रहे हैं ना, ये टेस्टर लगाए जा रहे हैं देखने के लिए कि रद्द अमल क्या होगा, क्या हम कोर्ट्स को संभाल सकेंगे, कि अदालतों का क्या रद्द अमल होगा इस मामले में। खुशकिस्मती के फवाद चौधरी साहब की बेल होगी, लेकिन मुकदमा तो अभी भी चल रहा है, और इंशाल्लाह अगले 1-2 रोज में मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब की भी बेल हो जाएगी। तो इसमें हासिल क्या है? अच्छा देखिए, एजाजुल इस साहब। वक्त जो मुल्क की, जी जी। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इस वक्त जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारी बैन अवी तौर पर जो हमारी माशाल्लाह साख जो मुतासर हो रही है कि हमारे दोस्त भी हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दुश्मन तो हमारे दुश्मन है ही। और सबकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत डिक्लेयर किया जाए, बनाया जाए। कुछ IMF के जरिए, कुछ गुलबशन यादेव के जरिए, कुछ सिक्योरिटी के मामलात करके। और दूसरी बात ये देखें, हमारी हुकूमतों के, मैं किसी एक को हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास अब ये कह रहे हैं जी कि हम असेंबली के अंदर APC बुलाएंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ को बुलाएंगे, DGISF को बुलाएंगे, और फिर पॉलिसी बनाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी पॉलिसी बनाएंगे?
क्या कोई नई पॉलिसी बनाएंगे? और नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, नेक्टा मौजूद है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो क्या इसके बाद भी हमें किसी नेशनल पॉलिसी की जरूरत है? मैं सर क्या आपकी हमें बात किसी कर रहा हूँ जाज भाई, किसी वो नेशनल सिक्योरिटी की इसलिए शायद मेरा ख्याल है बात हो रही है कि अभी इमरान खान साहब और ये पिछली जो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट रही है, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब और इमरान खान साहब, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे तालिबान के वो जो कुछ सजाए मौत के वो कैदी थे उनको पार्डन किया, फिर उनको ये बहुत सारे सैकड़ों थे उनको रिहा किया गया, फिर अफगानिस्तान से कोई कोई 35-40 हज़ार तालिबान या उनकी फैमिलीज थी उनको वापस ला के पाकिस्तान में सेटल किया गया। ये चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता थी और वो ब्लेम किया जा रहा है कि शायद जो यहाँ पे वायलेंस की नई यहाँ पे लहर जो है ये पिछले 2-3 महीनों में इसका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने आके ये पॉलिसीज बनाई थी, लिहाजा उसको रिव्यू करना जरूरी है। शायद इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप इस पे अगर कोई फर्दर ऐड करना चाहें तो सर। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैंने सवाल भी उठाया था कि जब माजी के अंदर इनके साथ गुफ्तगू होती रही, जब माजी के अंदर वो निगोसिएशंस हो रही थी, तो किसे एतमाद में लिया गया था? मुझे तो मालूम नहीं कि किसी पार्लियामेंट से पूछा गया हो, मालूम नहीं। इस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, ये उस जमाने में हुआ, उसके बाद भी होता रहा। देखिए, मैंने जून 2021 के अंदर जबकि तालिबान का एक वक्त पाकिस्तान आया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम हमेशा जो अफगानिस्तान के मुजाहिद तालिबान है उनको हमेशा हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रिलेट करते हैं। ये वो मुजाहिदीन है जिन्होंने रूस के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और 9/11 के बाद जो तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर वो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये सारे यंगर लॉट है। ये उस वक्त जब रूस के खिलाफ जहाद हो रहा था, ये उस वक्त बहुत से लोग तो इस दुनिया में भी नहीं थे। ये पैदाइश है 1990s की पैदाइश है, ये सारी जो अभी पौध सामने आ रही है और जो ये कर रहे हैं सब कुछ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उस वक्त के जो तालिबान का वक्त यहाँ आया था उनसे 5 घंटे मुज़ाकरात हुए थे। आए तो वो किसी और काम से थे, लेकिन मुलाकात होगी, उन्होंने दुआ करनी थी, फिर मुलाकात होगी। उस 5 घंटे में बहुत सी उन्होंने बातें जो की वो बाद में सच साबित हुई। मैंने उसके बाद उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद साहब को मैसेज किया कि जो अफगानिस्तान को लुक आफ्टर कर रहा है मेरी उससे मुलाकात करवाएं। ये अमेरिका के इनखला से पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी पर उनसे तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। मैंने उनको सारी बातें बताई जिसमें ये TTP का जिक्र था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि हम किस तरह से इस मामले को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी सरजमीन उनको इस्तेमाल ना करने देंगे। बहुत सी और बातों के साथ साथ ये भी था, कुछ टर्की के मामला थे, कुछ सऊदी अरेबिया के मामला थे। मैं टर्की के सफीर को मिला, मामला क्लियर किए। मैं सऊदी सफीर को मिला, उनसे बात की। उसके बाद उनमें से अब तो मेरे पास आया था 3 वजीर बने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोई अफगान पॉलिसी है? क्या हमने स्वाय वो जो जनरल फैज साहब गए थे चाय पीने के बाद, उसके बाद कुछ सीरियसली उनके साथ बैठ के निगोसिएशंस की? कोई हमारा मैं वक्त आपकी वहां सारी पर बात गया? कर रहा हूँ, आपने बड़े अहम इंकशाफात आप बता रहे हैं, चीज़ें मुलाकातें बता रहे हैं जो हो रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। ये जनरल फैज साहब जब गए थे काबुल के फाल के बाद और चाय पीते हुए इनकी तस्वीर आई थी विद इन 1 वीक, आपका ख्याल ये ठीक स्टेप था या मतलब जल्दी की, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था ताकि दुनिया को यह तसव्वुर ना मिलता कि शायद जो कुछ काबुल में हुआ ये हमारी वजह से हुआ, बाद में उसकी आपको रिपरकशंस भी हुई, दुनिया भी हमारी दुश्मन हुई। और उसके और भी मैं 2-4 जनरल को सुन रहा था, काजी जावेद अशरफ काजी साहब थे उस दिन हमारे साथ, उन्होंने भी कहा नहीं जाना चाहिए था, हमने बड़ी जल्दी वहाँ पे हम खुशियाँ मना ली। जनरल तारक साहब को मैं सुन रहा था जो FC कमांडर थे, उन्होंने भी ये बात की कि जनरल फैज साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे व्यू करते हैं सर, क्योंकि आप पूरा अखबार पॉलिसी के साथ आप बड़ा क्लोजली अटैच हैं, कि जनरल ये फैज साहब को वहाँ पर जाके अपनी अपेयरेंस वहाँ पे जाहिर करनी चाहिए थी जो वहाँ पे हुई और बाद में फॉल आउट भी हुए हमारे लिए? देखिए, उसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं थे, उसका मैसेज अच्छा नहीं गया। आपने बहुत जल्दी की। आपको बकायदा खाली DGISI को नहीं जाना चाहिए था, आपको कोई वफ्त वहां पर भेजना चाहिए था। देखें, एक इन्होंने जिरगा बनाया जो जिस जिरगे में कोई तकरीबन 55 के करीब कुछ सियासतदान थे, कुछ उलमाए कराम थे जो बैक एंड फोर्थ आते जाते रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि किसने निगोसिएशंस किए हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उस वक्त जो मंसूर अली खान साहब वहां के सफीर थे, वो अमेरिका के जाने के बाद वो कुछ अमेरिका के मामला भी वहां पर देखते रहे हैं। तो आजकल वो पाकिस्तान में रिटायर हो गए हैं।
तो उनके पास जो है ज्यादा मालूमात है, मुझसे बहुत ज्यादा मालूमात है, क्योंकि वो वहां पे ही वॉज इन द थिक ऑफ अच्छा द इजाज थिंग्स। भाई, आप और इस बात को कैसे देखते हैं, जो अभी इमरान खान साहब भी, उनके भी क्लिप्स आ रहे थे, हुकूमत के भी आ गए, अब तो ये चीज़ें ऑफिशियल हो गई हैं कि जो पार्डन किया गया, सजाए मौत के कैदियों को छोड़ा गया तालिबान के, या उनको वापस ला के सेटलमेंट की गई, बाढ़ को काट के उनको अंदर लाया गया तमाम लोगों को, आप इसको ये एंडोर्स करते हैं या आपका ख्याल है गलत किया गया था, नहीं होना चाहिए था, हमें नहीं लाना चाहिए था वापस इन्हें? देखिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था, इसका एक फॉलो अप प्लान बनाना चाहिए था। जिस तरह के ऑपरेशन के बाद, चाहे वो फाटा में हो, चाहे वो स्वात में हो, फौज अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करना चाहिए था। इसी तरह से ये बहुत बड़ा एक स्टेप था कि आपने उनको वापस लेकर आना था, उसका कोई तरीकाकार बनाते, उसको कोई फॉलो अप करते, उसकी कोई मॉनिटरिंग करते। ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको अंदर लाकर और उनको कहें जी 5,000 लोग इनमें से वेपन्स भी लेकर आएंगे और यहाँ पर खुला वो फिरना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल गलत पॉलिसी थी, मैं समझता हूँ। इसको कहीं डिस्कस ही नहीं किया। मुझे मालूम नहीं कि कौन निगोशिएट कर रहा था, क्या किस मूड के साथ वो निगोशिएट कर रहे थे, और क्या उनको जल्दी क्या थी इतनी कि उन्होंने फौरी ये मामला तय करके और फिर हमें उसी मुश्किल में डाल दिया जिस मुश्किल में हम पहले पड़े हुए थे। अच्छा, अब थोड़ा सा दोबारा सियासी इश्यूज पे आते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी इस पे गहरी ग्रिप है, 35 साल से ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि आपने पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से देखा है और तमाम पार्टीज़ के साथ आपने काम किया हुआ है। सर, अभी आपने एक बात की है, आपने कहा मैं ये डरा हुआ हूँ, मुझे खौफ है। ये आप जैसा बंदा, कभी ऐसे अल्फाज मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुने। इस पे आपको किस चीज़ का खौफ है, क्या डर है? आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको ये लग रहा है क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, जो तनकीद करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, आपको अपना खौफ है? देखिए, अगर कोई सियासतदान जेल जाने से डरता है ना, तो उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। आप यकीन करें, मुझे इस चीज का खौफ नहीं है कि मुझे पकड़ लेंगे। मैं तनकीद जरूर करूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने मना भी किया जो मेरे जानने वाले थे कि जहाँ साहब हाथ हल्का रखें, इकोनॉमी पे ऐसी बात ना करें। जब आप बात करते हैं तो लोग नहीं, ये लोग जो है वर्दी वो वाले घबरा जाते हैं। नहीं, और आपके वर्दी वाले जानने वाले थे या सिविलियन थे सर, जिन्होंने आपको ये वार्न किया या आपको सब मशवरा दिया? दोनों तरफ से हमारे जानने वाले होते हैं, कुछ वर्दी वाले होते हैं, कुछ हुकूमत के साथ भी होते हैं, बात करते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि 36 लोग बात करते हैं, असर नहीं होता, आप बात करते हैं तो उसका असर होता है, क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूं। देखिए, मुझे खौफ किस चीज का है मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। मैं 1998 में जब धमाका हुआ था तो मैं उस टीम के अंदर था जो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उस स्कीम के बारे में बात नहीं करते, जी उसके बाद में फॉलो अप की बात नहीं करते। मैं उस वक्त जब 6 ममालिक के अंदर गया, जीसीसी के अंदर, जो मैंने जज्बा देखा, जो मोहब्बत देखी, जो प्यार देखा, हमारे साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ लोगों का। जो बिजनेसमैन थे, क्लासरा साहब, अकाउंट फ्रीज हो चुके थे, जी डॉलर मुल्क में नहीं था, लेकिन एक जज्बा था उनके अंदर। आज मैंने पहली दफा मायूसी देखी है, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी, ताजरों के अंदर भी, पॉलिटिशियंस के अंदर भी और अवाम के अंदर भी। यानी ये पहली मर्तबा मैं अपनी जिंदगी में ये देख रहा हूं। मैंने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं लोग, मतलब इस मुल्क के अंदर, लेकिन ऐसे मैंने हालात नहीं देखे कि लोग मायूसी का इजहार करें और वो कहें जनाब ये चाबियां हमारी पकड़ें, सारी ब्रीफकेस में डाल के और गवर्नर स्टेट बैंक को दे रहे हो जी कि हमारे बस की बात नहीं, आप चलाएं इसको। तो ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात से मुझे खौफ आ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। अच्छा सर, यानी ये हमने देखा माजी में सर, 3 बड़े पावरफुल लोग पॉलिटिकली तौर पर वेल कनेक्टेड एमएनएज रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, और उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। बल्कि ये समझा जाता था किसी स्टेज पे कि शायद वो एक तरह की तर्जमानी करते हैं वहाँ से जो एस्टेब्लिशमेंट कहना चाह रहे हैं, जिसमें आपका नाम रहा है, सर इजाजुल हक साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, और तीनों का तल्लुक यहीं से है, पिंडी से कहें या पिंडी के जो हमारा पोठवार के खूबसूरत धरती है यहीं से। आप लोगों को बड़ा करीब समझा जाता था। क्या हुआ अचानक, व्हाट वेंट रॉन्ग कि अब आप तीनों जो हैं वो रॉन्ग साइड पे हैं? तो मतलब तीनों के हवाले से एक ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक इस वक्त जेल में है, एक की जमानत होगी, आप अपने बारे में मतलब खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो कहाँ पे मसला हुआ सर? आप तो बड़े करीब थे इस्टेब्लिशमेंट, और आप तीनों की मैं बात कर रहा हूँ सर। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ बड़ा सिंपल सा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ओन करते हैं, वो हमें ओन करे या ना करे।
हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़ी हो कि ना खड़ी हो। लेकिन बात यह है क्लासर साहब के, जब आप उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल में कई दफा आप बिल्कुल ही, जब आपका जो मुझे आप कोई कहे जी कि आप एक डिव को या ब्रिगेड को लेकर तो जाएं हमला करें दुश्मन के ऊपर, मैं तो नहीं कर सकता। इसी तरह जब एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो जाती है और सियासत करना चाहती है तो उस बहुत सी गलतियां वो कर देते हैं। मुझे याद है आज भी कि सितंबर 2007 की बात थी कि जब ये र्यूमर उड़ रही थी, 2006 था 2007 था, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, कि र्यूमर उड़ रही थी कि परवेज मुशर्रफ साहब वर्दी उतार के सियासत करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने चला गया एक दिन बहाने से कि भाई मैंने मिलना, हमारी मीटिंग थी वहां पे ये एक टेररिज्म के बारे में। तो एज ए रिलीजियस मिनिस्टर मुझे हर मीटिंग में बुलाया जाता था। तो मैंने कहा कि मीटिंग के बाद मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जनरल साहब जरा बैठे, मैं आपसे अकेले गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो खैर बड़ी मुश्किल से उनको बैठाया। मैंने कहा हाँ बताओ भी क्या बात है। मैंने कहा जी मैंने ये खबर सुनी है कि आप जो है वर्दी उतार के सियासत करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी वर्दी है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने ये बताया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सच है या गलत है। तो मुझे कहने लगे प्रेशर भी तो होता है ना। तो मैंने कहा अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप घर चले जाएं, ये हकीकत बता रहा हूँ। इसी तरह से दूसरों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन देखिए ना ये इतना बड़ा यहाँ इस मुल्क के अंदर हुआ। उस वक्त का जो एनआरओ हुआ था 2008 में, परवेज मुशर्रफ साहब ने बाद में इस बात का इकरार किया कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती का इकरार मुझे नहीं पता अब होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद ये होगा कि हमने रिजीम चेंज करके बहुत बड़ी गलती की, जो भी इसके पीछे था। तो ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है जो मैसेजिंग या सारी चीजें सामने आती रहती हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो ओनरशिप दे दें, गेट नंबर 4 बकौल शेख रशीद साहब को उनके लिए खोल दिया जाए, उनको सपोर्ट दी जाए, वो अदलिया को भी हैंडल करके दें, नैब को भी हैंडल करके दें, आपकी पार्लियामेंट भी हैंडल करें, मीडिया भी हैंडल करें, तो वो तो उनके लिए तो वो काबिल कबूल हो जाती है। लेकिन कहीं से एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले, किसी और के हाथ पे रख दे, तो फिर आप सारे कहना शुरू कर देते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट का तो काम नहीं है सियासत में आने का, इनको दूर रहना चाहिए। आपके साथ खड़े हो जाए, आपसे मुराद में पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं जाती आपकी नहीं कर रहा, आपके साथ खड़े हो जाए तो एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो जाती है, वो किसी और के साथ खड़ी हो जाए बुरी हो जाती है, तो आप लोग उनसे सपोर्ट लेने क्यों जाते हैं सर? उनको फासले पे क्यों नहीं रखते? आप पावर में आने के लिए तो ये सारे डील्स करते हैं, एनआरओ जो बता रहे हैं, तो सियासतदान ही करते रहे हैं सर। इन्होंने अपनी सोल उनके साथ सौदे किए हैं सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो जमाने और थे जब आईजीआई बनाई जा रही थी, जब मामलात हो रहे थे। अब वो वक्त आ गया है जबकि पाकिस्तान के अंदर पीटीवी होता था, आज 100 चैनल हैं, हम और आप भी बैठे हुए हैं, इसी तरह के 90 और चैनल चल रहे होंगे जहां पे गुफ्तगू हो रही होगी। सोशल मीडिया है, चीजें अब छुपी नहीं रहती। अब हर कोई एक्सपोज हो जाता है, जो गलती करता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो अब वो जमाने गए कि जब आप किसी पे हाथ रखते थे या हाथ उठा लेते थे। इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकेगा, आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक ही हल है सारे मसले का, और अगर ये गलती करके कोई जो कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान को पकड़ लें, पीटीआई को तोड़ दें, इसको अंदर कर दें, उसको बाहर निकाल दें, इस तरह मामला नहीं चलेगा। हम उससे आगे जा चुके हैं। अच्छा, आप इस हक में थे इजाज भाई, आप इस हक में थे पंजाब असम्बली तोड़ने के? परवेज अली साहब जो हैं वो मुखालफत कर रहे थे, पीटीआई के अंदर पंजाब का जो ग्रुप था वो मुखालफत कर रहा था। आपसे भी साहब जरूर की बातचीत हुई होगी, इमरान खान साहब से आप भी मिलते रहे, आप इस हक में थे कि ये पंजाब असम्बली तोड़ी जाए और नए इलेक्शन के लिए खान साहब को जाना चाहिए? क्योंकि जो कुछ हो रहा है आप लोग, आपसे मुराद है पीटीआई के साथ, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सोल सर्चिंग कि फैसला ठीक था या गलत था। आपकी क्या राय है सर? देखिए, कौमी असम्बली से जल्दबाजी में इस्तीफा दिया गया था। उस वक्त मैं समझता था, क्योंकि मैं इतना करीब नहीं था खान साहब के कि मैं उनको जाकर कोई तजवीज़ देता। पंजाब असम्बली से खान साहब की लॉजिक मुझे सही समझ आई है। उन्होंने कहा जी कि आइन 90 दिन में इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे हर हाल में, और अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे 90 दिन में तो फिर आइन से मारवा आइन ये मामलात करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, उनका ये ख्याल था कि कोई भी नहीं चाहेगा कि जस्टिस मुनीर बने या फिर नजरिया जरूरत के तहत आगे पीछे करे मामलात को। तो उनकी लॉजिक ठीक थी, उनको तो इलेक्शन चाहिए।
इस वक्त उनकी अच्छा, पॉपुलैरिटी है, आपकी वो चाहते हैं कि मुलाकातें होती इलेक्शन रही हैं, कोई खान मिल साहब जाए में उनको। आपको खान साहब में कभी कोई पछतावा नजर आया है कि मुझे कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं दिलवाने चाहिए थे, कौमी असम्बली को मुझे तोड़ना भी नहीं चाहिए था? कोई नजर आया आपको रिग्रेट्स उनके दरमियान कि मैंने गलत किया कौमी असम्बली छोड़ के? नहीं, यकीन जाने मैंने ये जरूर कहा था कि उस वक्त नहीं छोड़नी चाहिए थी। बहुत सी बातें जो है नहीं हुई नहीं, हैं, खान लेकिन साहब मुझे ने कोई नहीं ख्याल बात कि की? उनको कोई रिग्रेट। को खान साहब के अंदर ये रियलाइजेशन है कि मैंने गलती की थी छोड़ के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये ख्याल है कि मैंने गलती की थी। वो समझते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया। लेकिन फिर वो कौमी लेकिन असम्बली में बाद में वापस फिर क्यों जब जा रहे जाने, थे सर इस्तीफे लेने के लिए? उन्होंने फिर कहा कि हम कौमी असम्बली दोबारा जाते हैं, वो सारे इस्तीफे वापस लेने गए हुए थे सर, अगर गलती का एहसास नहीं था उनमें। ये देखें, ये जब इनकी और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई थी, उस वक्त जनरल बाजवा ने भी इनको कहा था कि आप असेंबली में वापस चले जाएं। हमने भी ये कहा था, इसलिए कहा था कि हुकूमत के साथ बैठकर जो मामलात होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, दीगर इंटरम प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, वो पार्लियामेंट के अंदर ही होने हैं। अब बाहर तो बैठने का कोई तुक नहीं था, ना उन्होंने बाहर बैठना था, तो पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा बहाना था। और उस पे खान साहब ने फिर कहा कि अच्छा ये बात ठीक है, चलो इस तरह करके देख लेंगे। लेकिन हुकूमत ने इतनी जल्दबाजी में इस्तीफे कबूल कर लिए कि रास्ते ही कोई नहीं छोड़ा। तो बहुत अब हम शुक्रिया, एक बंद गली में दाखिल हो चुके बहुत हैं। शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से और बड़ा बोल्डली बहुत अहम इश्यूज पे बात की। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इजाजुल हक खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे काबीना की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं जिन पे क्लास साहब रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे, एक तरफ तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्कैंडल था जिस पर हमने बात भी की, और अब जलजला जदगान के फंड्स से इरा के अफसरान और वजारत खजाना के अफसरान ने 66 लाख रुपए के एजाजिए लिए हैं और 31 जनवरी 2023 को ये एजाजिए दिए गए हैं। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाहिद अमीन साहब, मेंबर इरा बोर्ड है और एक्स चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर भी रह चुके हैं। जाहिद अमीन साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्लास साहब। जी जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ये कम लोग होते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़ में वो सामने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वर्जन दें। पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि बड़े कम जो मेरा तजर्बा कहता है जर्नलिज्म का, कि इस तरह की चीज़ें जब सामने आए तो अपना वर्जन देने के लिए, चीज़ें बात करने के लिए तैयार हूँ। सर ये खबर आ रही है, कुछ हमारे पास पेपर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कि 2 दिन पहले यहाँ पे बैठ के जो बिग गन्स हैं ये ईरा की, जो जलसा जदगान के लिए बनाया गया था, जिनका काम यही था, इस्लामाबाद में बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बहुत कुछ है, इन्होंने बैठ कर कोई अपने ये 66 लाख रुपए जो हैं ये तकसीम किए गए हैं। ये ज़रा इसकी डिटेल बताएंगे कि इनके ये कौन से बहादुरी के कारनामे थे, कौन सी सर्विसेज थी जिनके अगेंस्ट इस वक्त जब मुल्क दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, उनमें बैठकर आपस में उन्होंने 66 लाख रुपए बांट लिए हैं? सर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बैसीत मेंबर वहाँ फोरम को, बोर्ड को कहा कि मुल्क के हालात क्या हैं, और वहाँ पे मेरे ख्याल में मेरी तनहा ये आवाज़ उठी थी और फिर बताया गया नहीं जी ये तो बोर्ड में लाना ही नहीं चाहिए था, ये तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो कॉम्पिटेंट है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 से 4 मरतबा बताया मुल्क के हालात क्या हैं साहब, और 1.5 साल से तामीरों कुछ भी नहीं हो रही। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, बालाकोट, मानसेरा वगैरह में 1.5 साल से मुकम्मल एक पाई नहीं आई है डेवलपमेंट के लिए। तो साहब आप ये क्यों करने जा रहे हैं, और ये रब नहीं माफ करेगा। मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा, ये नाइंसाफी है। तो लेकिन कोई रऊफ साहब अजीब माहौल है मुल्क का, कि मुल्क के हालात क्या हैं, और ये लोग इन कुर्सियों पे बैठकर ये किस मस्ती में, किस ख्वाब गफलत में, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ये बहुत जुल्म। अच्छा, बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जरा थोड़ा सा वो तफसील बताएंगे? जो इजलास होते हैं इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? सर जी चेयरमैन इरा होते हैं, वो हमारे सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, राइट। उनके साथ इरा की पूरी टीम होती है। एनडीएमए का एक मेंबर होता है सीनियर ऑफिसर, इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस से हमारे एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, हमारे केपीके के लोग होते हैं, पीएनडी के, गवर्नमेंट के, एजेके के लोग होते हैं, और हम लोग प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। लेकिन अजीब माहौल था इस बार, ये पैसे खाने को जुड़े हुए थे, और मैं बार बार बोलता रहा कि जनाब 1.5 साल से आपका गड़ी दुपट्टा का तहसील, हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल सिर्फ करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट ना होने की वजह से 17 महीने से बंद पड़ा है, नहीं मुंतकिल हो रहा है, ठेकेदार से हेल्थ को नहीं जा रहा है। साहब इंसाफ करें, ये जुल्म हो रहा है। तो आपको क्या जवाब दिया सर उन्होंने?
मस्ती है सर, अल्लाह हमें हिदायत दे। मैंने तो वहां भी कहा अल्लाह से डरें, ये बहुत बढ़िया मस्ती में हमारे लोग हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है। लोग टमाटर प्याज खरीदने से मजबूर है, गैस नहीं मिल रही है, 3 किलो लेने के लिए गली गली में फिर रहे हैं। ये पता नहीं कौन लोग और ये इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, जो उसमें वो चेयर में थे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम इनाम हैदर मलिक साहब, डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो जल्दा मददगान का फंड्स है, जो बजट आता है, उसमें से 5,24,000 रुपए तो उन्होंने खुद लिए हैं सर। कौन पूछेगा? मैं आपकी तवज्जो से कलासरा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टेस्ट केस है, हमें समाप्त करें और इंसाफ करें। तो अच्छा, बाकी आपने जो फिनांस के लोग बताए हैं, जितने बता रहे हैं, अब मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि खुद लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, खुद अपने आप को एजाज़ा दे रहे हैं, और कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बनता भी नहीं है इनका। 66 लाख आम लोगों के लिए तो बड़ी अमाउंट हो सकता है, इनके लिए 5-6 लाख रुपए ले लेना, खर्च कर लेना, वो छोटे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पेट्रोल हैं, पार्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो अपनी जगह पे। तो इसमें तो वजारत खजाना के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, इसके बाद इनके मामनीन हैं, कुछ जवाद अली साहब हैं, चंगेज़ खान हैं, ईरा के अफसरान हैं, ईरा बोर्ड मेम्बरान जो हैं। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ईरा अजमल खटक साहब ने 4 लाख रुपए लिए हैं। इनके अफसर हैं अशफाक मलिक साहब, 2,53,000 हैं, और इनके अफसरान हैं 20-25 लाख रुपए उनको मिली है। तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में आपकी अकेले आवाज़ थी, आप अकेले बोले, वहाँ दर्जनों लोग बैठे थे, नोबडी स्पोक, उनमें से बेनिफिशरीज भी शामिल थे। वो मेरे से नफरत से देख रहे थे, और वापसी पे साहब किसी ने ना हमारे साथ पिक्चर बनाई, वो जो एक तरीकाकार होता है, एक ग्रुप फोटो बनता है आखिर में, वो उनकी अखलाकियात का मैार ये ना उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, ना वो पिक्चर बनाई, वो उन्होंने नोश तला और निकल गए सर। अच्छा, इसके कितने इम्कानात हैं कि अब आपने जब वहाँ पे ये मसला उठाया, बात की, स्टैंड लिया, बड़ा मुश्किल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग उस वक्त मौके पे नहीं खड़े होते, नहीं बात करते होते। हमने बड़े बड़े बहादुर ग्लेडिएटर्स देखे होते हैं, मौके पे रुक जाते होते हैं, इस तरह के ओपन नहीं करते होते। अब कितने चांसेस हैं कि आपको बोर्ड से हटा दिया जाएगा ईरा के, कि आपने इतनी बड़ी जुरत कर ली है, वहाँ भी कर ली, हमारे साथ बात कर रहे भी जुरत कर रहे हैं आप? कलासरा भाई 91 में आई वॉज अ फ्रीडम फाइटर, मैंने 4 माह मकबूजा कश्मीर में दिए हैं। अब मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी तो मैं आ गया, वरना मैं वहीं शहीद होता, पकड़ा जाता। तो मुझे तो इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का, मैं आपकी तवज्जो से आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है जी, इस्लाह करें, ये मुल्क किधर जा रहा है, ये लोग किधर इस मुल्क को ले जा रहे हैं। हमें दिल रोता है। मैं आज फारूक हैदर साहब हमारे लीडर हैं, मैं उनके साथ दिन को रहा हूँ जनाजे में सर, वो भी ऑलमोस्ट ही वाज क्राइंग, और हम सब लोग रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है साहब? अच्छा, ये जो ईरा में हमने देखा, सबसे ज़्यादा एक दौर आया था जब यहाँ फॉरेन फंडिंग आ रही थी 2005 के बाद, जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में। मुझे याद है, हमारे जानने वाले थे, हर अफसर की कोशिश होती थी सिफारिश करवाएं, कुछ करवाएं, ईरा में जाएं, क्योंकि ईरा में उनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी, डेपुटेशन पे पर्क से प्रिविलेजेस थे, गाड़ियाँ थीं। तो मुझे कोई बताएंगे कि क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वहाँ पर जो आम पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैं? कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? नहीं सर, वो तो फिर जाहिर है, वो तो बैठ के करने की बातें हैं। एक जमाने में तो बहुत था, लेकिन ऑलवेज इंसाफ की बात यह है, 2 ग्रुप रहे हर ऑर्गेनाइजेशन में। एक ग्रुप सुबह 8 बजे से रात को 8-10 बजे तक आके काम करता रहा है, और एक ग्रुप अलहदा रहा है जो मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने मामलात को सिर्फ घर, गिरोह, खानदान उसके लिए लगा रहा है। दोनों ग्रुप, ऐसा नहीं है कि सारे लगे रहे, नहीं, एक ग्रुप काम करता रहा है सुबह से शाम तक, और एक ग्रुप जो अपना मिशन करता रहा। ये हमारा अलमिया रहा है सर। अच्छा सर, कोई आपने कोई लेटर वगैरह किसी को, कोई प्राइम मिनिस्टर को, या जैसे आप कह रहे हैं आर्मी चीफ जनाब से मुनीर साहब को, कोई लेटर लिखा है आपने? ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में ले आएंगे कि जनाब के ये मुल्क की हालात है? बात भी कि स्टिल 66 लाख रुपया जो है अफसरान ने खुद बैठ के आपस में उन्होंने तकसीम कर लिया सर। नहीं, जब मुझसे ये पता चला कि आपकी तवज्जो से मुझसे कोई बात होने जा रही है, तो चंद चीजें मेरे पास आ गई हैं जिन्हें मैं लेके ले जा रहा हूँ। मैं उन्हें तो नहीं ले जा रहा था जिनका आप कह रहे हैं, मैं तो चेयरमैन एरा ही को दोबारा लिख रहा था, और मेंबरान बोर्ड को उसकी कॉपी कर रहा था कि साहब ये ना, ये इस पे नजरसानी करें। लेकिन जब कुदरत ने मुझे रऊफ कलासरा दे दिए हैं, तो मुझे फिर दिल से बात कहनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, जनरल आसिफ मुनीर साहब से, ये टेस्ट केस है, हमें समाअत करें और इस जुल्म को रोकें, और जलजला जदगान के एक एक पाइप की हिफाजत फरमाएं। असल में हमें हमारे सोर्सेज ने लास्टली सर, हमें सोर्सेज ने बताया था, इसलिए हमने आपसे रब्ता किया। मैं तो कभी मतलब कोई मुलाकात भी नहीं हुई, ना इस तरह की कोई आपसे कोई आशनाई रही है। तो हमें किसी ने बताया था कि आप अकेले थे जिन्होंने वहाँ पे इजलास में ये सारा इशू उठाया। तो फिर हमने आपसे रब्ता किया,
और वेरी काइंडली यू एग्री टू टॉक ऑन दिस इशू सर, अदरवाइज तो ये चीज़ हमें किसी ने बताई थी, जैसे ज़राए होते हैं कि आप अकेले थे जिन्होंने सारा मसला उठाया था। सर बहुत शुक्रिया जाहिद अमीन साहब, नॉट जस्ट ये कि उन्होंने बात की, बहुत खुल के बात की इस मसले पर। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट सेशन के हवाले से। 24 तारीख का गालिबन ये इजलास था जिसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो क्लासेस साहब इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे कैबिनेट सेशन की। 24th का ये कैबिनेट सेशन है। क्लास साहब हम हमेशा कैबिनेट की जो इंटरनल स्टोरीज हैं उसके ऊपर बात करते हैं और इसकी तो मेरे ख्याल से 2-3 स्टोरीज इस पे बात होने वाली है, लेकिन आज अभी हम जिस पे बात करें वो प्रोटोकॉल्स के हवाले से। और जो वज़ीर आज़म के मावनीन हैं वो ये प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं जिस पर एतराज़ किया वफाकी वज़रा ने, और काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई है कि एक तरफ बचत करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं और गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, रात को इस्तेमाल की जा रही हैं। व्हाट आर द डिटेल्स? ये बड़ी, आपको पता है ये कैबिनेट की हम एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आते होते हैं, एक हमारा एक स्पेशल एक सेगमेंट होता है जब भी कैबिनेट की कुछ इजलास हो या डेवलपमेंट्स हो रही हूँ या कोई बाद में जो कुछ हमें पता चलता रहता है। अथेंटिक, ऑफ कोर्स वी ब्रिंग वेरी अथेंटिक स्टोरीज। अब हुआ ये है कि ये जो इजलास हुआ है पिछला, तो उसमें कुछ वजीरों ने इनको प्रेजेंटेशन दी जा रही थी, वजारत इतलात दे रही थी प्रेजेंटेशन। तो उस वक्त ये बता रहे थे मीडिया कैंपेन के हवाले से कि कैसे जो एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना, ये बिजली की बचत कैसे की जाए, किस तरह की जाए, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे। जब वो प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो उसके बाद कुछ मेंबरान ने, टॉपिक कुछ और था लेकिन वो इस टॉपिक को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये यहाँ पे एक नया एक तमाशा शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया है कि इस वक्त जो आपके वो हैं यहाँ पर ये मामनीन है, जो मुशीरीन आपने रखा हुआ है, वो बैठ के वो वहाँ पे उन्होंने झंडे भी लगाए हुए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ली हुई हैं, प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, आगे पीछे भाग दौड़ हटो बच्चों सब कुछ हो रहा है, जो कि उनका कहना था ये गलत हो रहा है। इन विफाकी वजीर थे साहब ज़हर है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। उन्होंने कहा वजीरों ने, जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा जनाब कि सिर्फ या मिनिस्टर्स हैं जो फेडरल मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये अपनी गाड़ियों पर झंडा लहरा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है स्पेशल या असिस्टेंट भी आ गए हैं, मतलब एसपी फौज पूरी वो पूरी 80 के करीब हो चुके हैं, रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई नया ऐड भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब 80 लोग, उन्हें गाड़ियां भी रखी हुई हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, झंडे भी ले रहे हैं। सो उन्होंने कहा ये उसकी झंडे की भी खिलाफ वर्जी है कि जो लोग एंटाइटल नहीं है वो कैसे ले रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा कि बहुत सारी गाड़ियां हमें शाम को सड़कों पर नजर आती हैं, वो झंडे लगा के फिर ही होती हैं। उन्होंने कहा जनाब ये झंडे की भी खिलाफ वर्जी है कि शाम के वक्त अपनी ड्यूटी का आवर्स में चलो जो भी है आप कर सकते हैं, वाई इन द इवनिंग। और प्लस उन्होंने इसमें रीजनिंग दी है कि जनाब पब्लिक जब ये देखती है कि जनाब कि आपने झंडे वाली गाड़ियां हैं, 2 आगे पुलिस के डाले हैं, पीछे 3 हैं, और ऐसी उनकी आंखों में नफरत होती है ना। कभी आप देखें ना जो पुलिस के डाले इनके साथ जा रहे होते हैं, ऐसे वो पीछे जो बैठे होते हैं ना पुलिस वाले, उन पे मुझे तरस भी आता है, रहम भी आ रहा होता है, गुस्सा अपने पे आ रहा होता है। उन बेचारों पे क्या होना है, उनके हाथ में तो बैठे हुए, वो लेके बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं कह सकते, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है ना बस्सी पे। ऐसे नफरत से वो लोगों को यूं कर रहे होते हैं ना कि लगता है आप इंसान ही नहीं है, और जो इंसान जिसके साथ वो जा रहे हैं उनके वही भगवान है, उनका वही उनका मालिक है, वही देवता है। हमारे भी मालिक है, वो जिस तरह से जा रहे होते हैं उनको उनकी रौनक, मतलब छोड़ दें उस मिनिस्टर की बैठे हुए की रौनक क्या होती है वो हमने देखी हुई है। जो उनके इधर उधर गार्ड्स होते हैं जो उसमें गाड़ियों में प्रोटोकॉल में जा रहे होते, कभी आप पब्लिक को देखें ऐसे उनकी नफरत से लोगों को डील कर रहे होते हैं। ये कई दफा हमने खुद देखा है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। सो उनका ये कहना था वजीरों का जनाब कि इससे पब्लिक में जो है ना रिजेंटमेंट, जो शोशा लफ्ज यूज किया उन्होंने कि ये जो नुमाइश की जाती है कि हम वजीर हैं हमारा, अच्छा ये सिर्फ इनको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा होता, इनके बच्चों को, इनकी बीवी के, इनके रिश्तेदारों को, इनको दोस्तों को सब प्रोटोकॉल ले रहे होते हैं कि गाड़ियां साथ रखें, 2-4 आगे पीछे, जब तक ना पता चलेगा कि हम वजीर हैं वो आपको सारा नहीं होगा। अब एक तरफ इतनी बड़ी कैबिनेट बना ली है, पेट्रोल के आपने 35 रुपए कीमतें बढ़ा दी हैं, लोगों की मतलब है आपने खाल उतार रही है। आप कहते थे हम जी कपड़े बेच के जनाब के महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई कपड़े बेच के खत्म करना अपनी जगह पे, एक आपने ब्यूरोक्रेसी की 10 मतलब मुकाबला देखें, मतलब किसी को रहम नहीं आ रहा हमारे पे। अभी आपने उनका ईरा की स्टोरी अभी हमने की है, 66 लाख रुपया खुद बैठ के चेयरमैन साहब एंड कंपनी, उस चीज के एजाज है जो काम ही नहीं हो रहा पिछले 1.5 काम नहीं हो रहा। अच्छा आपको काम की तनख्वाह मिल रही है ना भाई, आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं ना, आपको पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, घर का मिल रहा है, बला बला, फिर ये आपने कौन से कारनामे अंजाम दे, 66 लाख वहां से आपने
दिहाड़ी मार ली, चलो मार ली। अब इनकी दिहाड़ियां देखें, एक तरफ लोगों की आपने मतलब खाल उतारी हुई है, लोगों को हशर नशर हुआ है, ऐसे ऐसे बुरे या सफेद पोश लोग बाज मिलते हैं, रोते, आप सोच नहीं सकते, जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं उनके घरेलू हालात क्या हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपने 80 बंदा रख लिया, 80 बंदे को गाड़ियां दे दी हैं, फिर 80 बंदे के साथ 3-3 4-4 आपने पुलिस की प्रोटोकॉल दे रही है, फिर उन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, फिर उन्होंने अपनी, अच्छा अब आपस में इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया है। ये आप और मैं नहीं एतराज उठा रहे, अब आम तो बेचारी रह नहीं कि इस काबिल के एतराज उठाए। उनके मिनिस्टर ये बात वजीर आजम साहब को कह रहे हैं। अच्छा वजीर आजम मजबूर हैं, वो क्या करें, क्योंकि मोस्टली जिन लोगों को लगाया है वो तो वोट है, वो तो एमएनएज हैं। वो कहते हैं भाई साहब आप हमारे वोटों की वजह से वजीर आजम बन बैठे, हम भी एमएनए थे, हमारे वोटों की वजह से आपके ये मिनिस्टर बने बैठे हैं, हमारे वोटों की वजह से आपकी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग जो हैं वो ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, हमारे वोटों की वजह से आपने अपने केसेस सेटल करवा लिए, नैब को लाज चेंज करवा लिए, आपने यहाँ पे अपने पैसे वापस ले लिए, घर वापस ले लिए, तो जनाब हमें एक गाड़ी प्रोटोकॉल झंडा भी नहीं मिल सकता। जब हमें पावर भी नहीं मिलनी, प्रोटोकॉल भी नहीं मिलना, तो फिर क्या फायदा, हम क्यों करें ये काम? नहीं, हमने आपको वोट दिया ना, शहबाज शरीफ साहब को 172-74 वोट उन्होंने दिए ना, उन्हीं लोगों में से बनाया जा रहा है ना, मोस्टली कोई प्राइवेट भी बनाया जा रहा है, यार दोस्त भी बना रहे हैं। वो ये कहते हैं भाई साहब आप हम पे एतराज करने वाले कौन होते, आज हम हट जाए 3-4 लोग तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, आपके जो वहां पे इस वक्त मजे लगे हुए हैं और आप रूल कर रहे हैं और बैठे हुए अपनी मर्जी के चीजें करने खत्म हो जाएंगी। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया। उन्होंने बड़ा एक वो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी वाला काम किया कि सिफारिशात दी जाए, होम्योपैथिक काम इसको कहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा यार गुस्सा ना करो यार, जरा ठंडे हो जाओ यार, जरा ठंडे हो जाओ, मैं चलो कमेटी को भेजते हैं, कमेटी को भेजते हैं, ठीक है, सिफारिशात के लिए। हाँ जी, उन्होंने कमेटी को भेज दिया कि बताया जाए जनाब कि ये जो मैंने फौज भर्ती की है क्या ये झंडा लगा सकती है, नहीं लगा सकती। ये अपनी बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें क्लोजिंग करनी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे और कैबिनेट की जो और भी कुछ स्टोरीज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।